राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, राइट टू फ्रीडम रिलीजन मतलब एनी काइंड. When we talk about Islam, when we talk about Hinduism, when we talk about Sikhism, when we talk about Buddhism, when we talk about Jainism, ठीक है, there are different religions in our country, ठीक है, we are secular, ठीक है, the word secular is also you know about it, ठीक है, that secular means we have all religion with equal respect, ठीक है, किसी special religion की कोई special propagation या special वो नहीं है हमारी country के अंदर, ठीक है. अब problem क्या है कि हमने ये वाला फ्रीडम क्यों दिया है. प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास रिलीजन तो है बहुत सारे, पर दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज को बड़ा इश्यूज है. मतलब माइनॉरिटीज बोलते हैं कि भाई हमें मतलब हमें जो है दबाया जा रहा है या कुछ लाइक दैट, ठीक है. जैसे अगर मैं बात करती हूँ तो हिंदूज, तो नंबर ऑफ हिंदूज इंडिया के अंदर ज्यादा है, बट मुस्लिम्स कम है. तो दे कंसिडर्ड, या फिर हम उन्हें कंसिडर करेंगे एज अ माइनॉरिटीज मतलब जिनका नंबर कम है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में कोई भी गर्ल नहीं है इस वक्त, ठीक है, आप में से क्लास में पूरे में गर्ल नहीं है, ठीक है, फीमेल की बात कर लेते हैं, मैं ही एक फीमेल हूँ, ठीक है. तो अगर कभी हम लोगों के बीच में वोटिंग होती है, ठीक है, और जो कि मेल्स के फेवर में है कि भाई स्पोर्ट्स ज्यादा सही रहेगा या फिर कुछ और कल्चरल एक्टिविटी, तो ऑब्वियसली सी बात है यू ऑल विल चूज द स्पोर्ट्स कैटेगरी, ठीक है. तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप लोग मेजोरिटी हो जाओगे और मैं माइनॉरिटी हो जाऊंगी, मैं चाहकर भी उस चीज को नहीं ला सकती, ठीक है. तो वही चीज कि उन लोगों के साथ कुछ गलत ना हो, उन लोगों को ऐसा फील ना हो कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो इस वजह से हम लोगों ने ये फ्रीडम जो है दे रखी है, राइट दे रखा है. फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस मतलब उनका सोचना, मतलब वो अपनी तरफ से कैसे भी उसको वर्शिप कर सकते हैं जो भी उनकी सोच है, ठीक है. फ्री प्रोफेशन, वो अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन मतलब अपने रिलीजन को प्रोपेगेट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कीर्तन करवा सकते हैं, कुछ भी. देखो कीर्तन समझते हो ना, हिंदूज करवाते रहते हैं, ठीक है. मुस्लिम्स भी अपने स्कूल्स वगैरह खोल सकते हैं जैसे उनका मन है, ठीक है, वो आर्टिकल 25 कहता है. फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, वो है आर्टिकल 26 में. फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजियस पर्पस, याद रखिएगा, आप किसी भी रिलीजियस पर्पस के अंदर अपना पैसा लगा रहे हो तो आपके उस पैसे पे टैक्स नहीं लगता है, टैक्स सेविंग होता है, ठीक है. जैसे आपने टेम्पल बना दिया, ठीक है, मंदिर बनवा दिया, ठीक है, तो उसमें जितना पैसा लगाओगे आप उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. समझ आ रहा है मेरी बात या नहीं. द्राश, मंसकीरत, दृश्य, दृश्य नाम बेटा आपका है ना, प्रतीक है ना, विराज, अमृत्य, शैलेंद्र, एवरीवन मतलब, ठीक है. तो ऐसे केस में आपके पास टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा. टैक्स क्या होता है बेटा, जो गवर्नमेंट को हम पे करते हैं ऑन इनकम या वटेवर जो भी है, ठीक है. फिर फ्रीडम ऑफ अटेनिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब उनके खुद के इंस्टीट्यूशन. जैसे आपने आसाराम के बारे में सुना था ना, उनका एक स्कूल हुआ करता था जो पकड़ा गया था आसाराम में भी, ठीक है, उसको स्कूल हुआ करता था, ठीक है. या फिर आप मदर से सुने होंगे, अपने मदर से, ठीक है, समझते हो ना, गुरुकुल सुने होंगे, ठीक है. ये आपके रिलीजन बेस्ड स्कूल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जहां पर आप अपनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, वर्शिप कर सकते हो किसी भी एजुकेशनल उसको, ठीक है. हाँ जी बिल्कुल. तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये स्पेशली आपके ट्राइबल एरियाज के लिए हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं ना उनके लिए स्पेशली, या माइनॉरिटीज के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है. तो दिस इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज. फॉर एग्जांपल, मैं एक ऐसी जगह पे जाके रहती हूँ जहां पर हिंदी स्पीकिंग पीपल नहीं है, ठीक है. तो मेरे पास ये राइट है कि मैं हिंदी बोलूं, ठीक है. ऑल्दो उनको समझ नहीं आ रहा है, वो हंस रहे हैं मेरे ऊपर, ठीक है, बट वो मुझे ये नहीं कह सकते कि आप हिंदी नहीं बोलोगे, यहाँ पर कोई भी हिंदी स्पीकिंग पर्सन नहीं है, ठीक है. वो अलग बात है कि भाई वो समझ नहीं आ रहा तो मेरी मजबूरी है कि मुझे वहां की लैंग्वेज सीखनी पड़ जाए. बट मैं कुछ भी करूँ, मैं हिंदी में लिखूं, मैं कुछ भी करूँ, मेरा जो कल्चर है मैं उसको अपनाऊंगी, ठीक है. मेरा मन, मैं किस तरीके से फेस्टिवल बना रही हूँ, मुझे लोहरी बनानी है तो मैं मनाऊंगी, चाहे मैं साउथ इंडिया में हूँ चाहे कहीं भी हूँ, ठीक है. आर्टिकल 29 कहता है, ठीक है. राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वही बेटा कि किसी भी तरीके का रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो ओपन कर सकते हैं माइनॉरिटीज, ये कहता है आर्टिकल नंबर 30. समझ आ गया सबको. दिस इज अबाउट आर्टिकल 30, ठीक है जी. किसी को कोई डाउट इतना कल्चरल एजुकेशनल राइट तक, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना. नॉर्मल है, आपको उनके आर्टिकल्स याद रखने हैं, ठीक है. अगेन 23 से 24 राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. एक्चुअली राइट टू एक्सप्लॉयटेशन लिखना मतलब हो जाएगा बहुत बड़ा पाप. अगर आपने राइट टू एक्सप्लॉयटेशन लिख दिया मतलब आप एक्सप्लॉइट करने का आपके पास हक है,
ठीक है, देख लीजिए एक वर्ड, एक टू और एक अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट ही यूज करना, टू यूज कर लिया तो मतलब आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर दोगे, ठीक है। ये हमारी हिस्ट्री, ये अगर आपने किसी ने बोल दिया राखी मैम ने पढ़ाया राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, तो बस समाज में बहुत बेइज्जती हो जाएगी राखी मैडम की, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इट इज अगेंस्ट, इट इज नॉट टू, ठीक है। आपके पास कोई हक नहीं है एक्सप्लॉयटेशन का, समझ आ रहा है, वर्ड का मीनिंग समझिए। When we talk about the right to constitutional remedy, it is a very important one. It is under the article number 32. इसको समझते हैं। देखो बेटा, फंडामेंटल राइट्स तो मैंने आपको दे दिए, ठीक है, मैंने बोल दिया आप सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। जब आपने एडमिशन लिया, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जब आपने करियर डिफेंस स्कूल में एडमिशन लिया तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें बोली गई, आपको हम ये देंगे, आपको ये देंगे, वो देंगे, वो देंगे, वो देंगे, वो देंगे, ठीक है, व्हाटएवर, ठीक है। बट फॉर एग्जांपल आपको लगा कि इतने सारी चीजें तो बोली गई बट हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है, एक एग्जांपल है ना। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका प्रोविजन भी तो दिया होगा ना। अगर आपकी क्लास ओपन नहीं हो रही है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन कॉल राखी मैम, ये बोला गया होगा, बोला गया कि नहीं, है ना। अगर भाई आपका क्या कहते हैं इन्फोर्समेंट है, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग द रिट्स, एक मिनट वेट करिए, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट, अब यहाँ पर तो राखी मैम को कॉल कर सकते हो, ये आपके पास राइट है, बट आपका फंडामेंटल राइट जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एनफोर्सेबल है, मतलब वो होंगे ही होंगे, वो आपको मिलने ही चाहिए, ठीक है, किसी भी फॉर्म में। तो ऐसे केस में कहाँ जाओगे भाई, ठीक है, यू हैव टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। सुप्रीम कोर्ट इंडिया की कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज जस्ट लाइक गॉड टू द जुडिशरी, या फिर हम कह सकते हैं हमारी कंट्री का गॉड है। मरने के लिए, मारने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो है फाइनल होता है, सिर्फ प्रेसिडेंट उसमें इंटरफेयर कर सकता है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स बॉडी ऑफ आवर कंट्री, मतलब सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इससे बड़ा कुछ नहीं है कंट्री के अंदर। तो सोचो कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ भी करना चाहो, ठीक है, तो उस केस में अगर आपके फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर से भी बड़े हैं, ठीक है, समझ आई। तो प्रेसिडेंट से भी बड़े हैं, बट प्रेसिडेंट के पास कुछ स्पेशल पावर है जिस वजह से वो अपने आप को, मतलब कुछ कुछ ही पावर्स है, सारी नहीं है। जैसे उसमें भी ये नहीं है कि वो हर कोर्ट केस में आके सुप्रीम कोर्ट को बोला आप ऐसे करो। सुप्रीम कोर्ट आपने सुना होगा वो गवर्नमेंट को जो है ज्यादातर ऑर्डर देता रहता है, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो सोचो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, अगर इनके लिए हमें बात करनी है तो हम लोगों को जाना पड़ेगा एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द रिट्स। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स आर गिवन, ठीक है। यहाँ पर आपको 5 टाइप्स ऑफ रिट्स दी गई हैं आर्टिकल 22 में, ठीक है। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहा जाता है आर्टिकल 32 को, बिकॉज ये हमें रेमेडी बता रहा है। रेमेडी मतलब उपचार, मतलब हमें इलाज बताता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई वायलेट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कौन से रिटन ऑर्डर, रिट्स मतलब रिटन ऑर्डर होता है, ठीक है, समझ आई। रिट मीन्स अ रिटन ऑर्डर, ठीक है, जो आपको डायरेक्शंस देता है दैट आपको ये करना है या वो करना है, ये फंडामेंटल राइट में दे रखा है, ठीक है। ओके फाइन, किसी को कोई डाउट इस बात में? चलिए आगे समझते हैं। रिट्स कितने टाइप के हैं, ठीक है, आपके रिट्स हैं 5 टाइप्स के, ठीक है, जिनमें से सबसे पहला है आपका हेबस कॉर्पस, ठीक है, सबसे पहला क्या है, हेबस कॉर्पस, ठीक है। सेकंड है आपका mandamus, third is prohibition, fourth one is certiorari, and fifth one is your quo warranto, ठीक है। चलिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो सुनने के वाले में, आर्टिकल 32 को नोट कर सकते हो। इट इज कॉल्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नोट कर लीजिए इस लाइन को। इट इज कंसिडर्ड टू बी हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वाई? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवा रहा है और इतनी बड़ी पावर दे रहा है एक सिटीजन्स को, ठीक है। ये कहा था बाय, ये स्टेटमेंट आई थी बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर,
ठीक है, हु वाज द बी आर अम्बेडकर, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या फिर ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड, ठीक है, जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे मेजर आपकी जो कमिटी थी। एंड आर्टिकल 32 को ही प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। एक तो ये प्रोटेक्ट करता है और यही हमें फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है। ये आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट है, ठीक है। प्रोटेक्टर एंड द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये दोनों स्टेटमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।